नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम हिमालय की बेटियां पाठ का के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। हिमालय की बेटियां प्रश्न अभ्यास लेख से प्रश्न 1। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर सुनिए। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियां, प्रेयसी एवं बहन के रूप में भी देखते हैं। प्रश्न 2। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी दो नदियां हैं। इन दो नदियों को पुरुष के रूप में देखकर इनको नद भी कहा गया है। सारी छोटी छोटी नदियां इनमें मिल जाती हैं और ये दोनों जाकर समुद्र में मिलती हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि समुद्र बहुत भाग्यशाली है जो हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने का उसे अवसर मिला है। तीसरा प्रश्न। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? उत्तर सुनिए। जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी और माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेतीबाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियां गांव और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहा कर ले जाती रही हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए भी नदी बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियां हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। चौथा प्रश्न। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की प्रशंसा की। लेख से आगे के प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे। अब अनुमान और कल्पना देखिए। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। ये आपको स्वयं करना है। दूसरा प्रश्न। नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। ये निबंध भी आपको स्वयं करना है। अब देखिए भाषा की बात। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। उदाहरण। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। यानी संभ्रांत महिला के जैसे उन नदियों को बताया है, समान बताया है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों में ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में लिखिए। अब ऐसा एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, बाकी 4 आपको अपने मन से ढूंढ कर करने हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच बताया है इसमें, ठीक है, समानता दी गई है। तो इस तरह के 4 उदाहरण आपको ढूंढने हैं, आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं, जिसको मानवीकरण कहते हैं। जब मैंने पाठ का सार आपको बताया था, जब मैंने आपको समझाया था तो बताया था कि हिमालय और हिमालय की बेटियां अर्थात नदियों का मानवीकरण है, उनको मानव के रूप में देखा है। तो ठीक वो सजीव दिखेंगी, मानव की तरह देख रहे हैं तो सजीव ही दिखेंगी। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, देखिए, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है।
पाठ से इसी तरह के और उदाहरण आपको ढूंढने हैं। देखिए, और उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, आपको उसके अलावा मिले तो आप लिख सकते हो, ठीक है। संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भावभंगी या उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप, पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका मन अतृप्त है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यानी 5 से भी ज्यादा पाठ में आपको उदाहरण मिल जाएंगे। तो इसी तरह के और उदाहरण आप 5 लिख लीजिएगा। इसमें क्या है, पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए तो आपको 5 उदाहरण ढूंढ लेने हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए, ठीक है। तो इधर विशेषण है, इधर विशेष है। तो संभ्रांत किससे मेल खाएगा? महिला से। चंचल नदियां, समतल आंगन, घना जंगल और मूसलाधार तो वर्षा है जो इसमें किया हुआ है। आ गया समझ में सभी को? अब चौथा प्रश्न देखिए। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। यानी ढूंढ तो आप लेंगे चैप्टर में से, लेकिन उनको शब्दकोश के क्रम में कैसे लिखेंगे? जैसे हम स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, स्वर अ आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ, ठीक है। ये हो गए स्वर हमारे, री भी आ गया इसमें बड़े ऊ के बाद। और व्यंजन हो गए हमारे क से लेकर के कहाँ तक? ह तक, क्योंकि क्षत्रज्ञ, ये तीनों मिश्रित व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो इन व्यंजन और स्वर के क्रम में, जैसे सबसे पहले मान लीजिए आपको मिलता है छोटी बड़ी, और उसके बाद आपको मिलता है भावभंगी। तो छ, छोटी में छ है, भावभंगी में भ है, तो भ से पहले छ आएगा। तो स्वर और व्यंजन के क्रम से आपको ये शब्द लिखने हैं। पाठ में से आपको द्वंद्व समास के उदाहरण ढूंढने हैं और उनको वर्णमाला के क्रम से लिखना है, ठीक है। पांचवा प्रश्न। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है। देखिए, नदी, दीन उल्टा कर दिया, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखो। जैसे नदी दीन, तो दीन भाववाचक संज्ञा हो गई। मैं कुछ शब्द बता रही हूं आपको, जैसे भला, लाभ, राही, हीरा, नव, वन, नमी, मीन, नशा, शान, लाल, लला, ठीक है। इसके बाद छठा प्रश्न देखिए। प्रश्न 6। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। जैसे यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को इन शब्दों से मिलान करना है। जैसे सतलुज, तो सतलुज का हो जाएगा शतद्रुम। फिर है रोपड़, रोपड़ का होगा रूपपुर। फिर है झेलम, झेलम का होगा वितस्ता। फिर चिनाब, चिनाब का होगा विपाशा। फिर अजमेर, अजमेर का होगा अजयमेरू। और बनारस, बनारस का होगा वाराणसी।
अब अंतिम प्रश्न देखिए, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपर्युक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि में उनका विश्लेषण कीजिए। उदाहरण देखिए, वे लोग शायद ही उधर खेलें। इसका विश्लेषण होगा, वो लोग शायद उधर ना खेलें। दूसरा, वह शायद ही तुम्हें देख सके। इसका विश्लेषण होगा, शायद वह तुम्हें नहीं देख सके। तीसरा, उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो। इसका विश्लेषण होगा, शायद उन्हें घटना की जानकारी नहीं हो। ओके, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे।